We'll say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। त्वयि मे सर्वं ओम ओम आत्मनि मे त्वं ओम ओम स्मारे स्मारे ओम ओम चित्तं शामय शामय ओम स्मराणि सोऽहं ओम ओम शान्तं चिन्मयम् ॐ मामो तटस्थं केवलम् ॐ स्मराणि शुद्धम् ॐ मामो Okay. So last time we were talking about this Kathopanishad, and I told you that a 12-year-old 12 साल का जो बच्चा है वो यम के पास जाता है और फिर यम उनको 3 वरदान देते हैं। तो 3 वरदान में हमने देखा उसने जो अपनी ड्यूटी थी वो तो पूरी निभाई, अपने पिताजी के लिए जो कुछ उसको मांगना था वो मांगा, और बाद में जो उसको प्रलोभन दिया गया, अट्रैक्शन दिया गया, हम लोग अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभ्यास में क्या क्या चीजें जरूरी है कि नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। जो वास्तविकता है, जो परमानेंट है, जो इम्परमानेंट है, उसका विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। जो इम्प्योर है, प्योर है, उसके बारे में विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और ये सब का सब जो है वो जो 12 साल का लड़का है उसमें दिखाई दे रहा है। सत्य असत्य क्या है, तो ये अनित्य नित्य का विवेक कैसे उसमें ऑलरेडी है ये दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने कहा कि तुमको जितने साल जीना है, 1000 साल जीना है, 10,000 साल जीना है, मैं तुमको दूंगा। लेकिन वो 10,000 का भी अगर हम लोग कैसे है, हम लोग का लाइफ स्पैन छोटा है, तो हम लोग साल 2 साल 10 साल 15 साल के विचार में करते हैं। पर ये जो संसार चल रहा है ये तो इटर्निटी पता नहीं कब से चल रहा है। तो वो जो फिगर बताते हैं तो हमारा तो दिमाग चकरा जाता है, हम तो गिन भी नहीं पाएंगे, इतने इतने सालों से ये संसार चल रहा है। तो वो जो 12 साल का लड़का है उसका नाम है नचिकेत। नचिकेत बोलता है कि भले 1,000 साल हो बगे 10,000 साल हो, लेकिन ये तो समय तो पास हो जाएगा, और जब जैसे ही समय पास हो जाएगा तुम मेरे पास आओगे और मुझे लेके जाओगे, और फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविकता सत्य क्या है। तो बोला ये सब मुझे लालच नहीं दिखाओ, क्योंकि उसमें वो, और ये बात तो क्यों कह कर पाया, हम लोग अगर वास्तव में हम अपने आप को कंपेयर करें वो लड़के के साथ में, तो हम लोगों को थोड़ी सी भी लालच मिलती है तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको बोलता है ठीक है चलेगा करके। और हम लोगों के मन में जो लालसाएं रहती है उसके अनुरूप अगर कोई हमको कोई ऑफरिंग दे दे तो हम इमीडिएटली उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट्स रहती हैं। और ये अटैचमेंट की वजह से विवेक कम हो जाता है, विवेक नहीं रहता है तो हम निर्णय नहीं कर पाते, गलत निर्णय करते हैं। तो वो लड़के में इतना सामर्थ्य था, इतना विवेक था कि उसने कहा नहीं ये तो सब अनित्य है, ये तो जाने वाला है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का ज्ञान चाहिए।
तो फिर यम बोलता है उसको कि तुम वास्तव में अच्छे स्टूडेंट हो, तुम वास्तव में ये ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो। ये अधिकार शब्द जो है ना, ये योग में बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी चीज करते हैं तो कई बार हम लोग अधिकारी हैं या नहीं इसका विचार नहीं करते, हमको चाहिए बस, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे में वो सामर्थ्य है क्या, हमने अपने आप को क्वालिफाई किया है क्या उस चीज को पाने के लिए, इसका विचार हम लोग नहीं करते। तो वो विचार करने का जो बात है, तो योग में बहुत जरूरी है। योग में अधिकार रहेगा तो ही ज्ञान मिलेगा, अधिकार नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार का अर्थ क्या है? तीव्र मुमुक्षा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए उस चीज के लिए, बाकी सब छोड़ने के लिए ही तैयारी होनी चाहिए, तब कहीं जाके वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यम उसको बोलता है कि तुम्हारी पूरी तैयारी देख के मैं खुश हूं, और मैं तुमको इसका जो तुम पूछ रहे हो कि आत्मा का ज्ञान, वो मैं तुमको दूंगा। और वास्तव में देखा जाए तो भारतीय परंपरा में जो ये कथा उपनिषद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। तो एक जैसे वो विवेक की बात हम कर रहे थे कि विवेक का अभ्यास करना है, मतलब विवेक को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है, अपनी बुद्धि को तीव्र करना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ा के सही गलत का निर्णय करने की क्षमता का विकास करना ही अभ्यास है। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो वो नचिकेत नाम के लड़के में तो ये ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी यम जो है वो उसको विवेकपूर्ण व्यवहार के बारे में ही पहले बात शुरू करता है। और ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस छोटी सी बात को अगर हम समझ लें, ये जो आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी, इस बात को थोड़ा सा भी हम गहराई से समझ लें और इसका उपयोग करना चालू करें, तो हम लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और न केवल बदल जाएगा, इस ढंग से बदलेगा कि वी विल बी एबल टू बी वेरी वेरी पावरफुल इन डीलिंग विथ लाइफ सिचुएशंस, वी विल बी एबल टू डील विथ लाइफ वेरी सक्सेसफुली। तो ये छोटी सी चीज वो शुरुआत कैसे करता है, ये हम उसको जब भी सिखाना चालू करता है, उपदेश देना चालू करता है, तो एक सेंटेंस बोलता है कि जो श्रेयस है और जो प्रेयस है, इन दोनों में बहुत अंतर है। श्रेयस और प्रेयस में बहुत अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा श्रेयस को चुनता है, और जो अज्ञानी रहता है, जो संसार के प्रति ज्यादा मोहग्रस्त रहता है, अविद्या जिसमें रहती है, वो हमेशा श्रेय प्रेयस को चुनता है। और वास्तव में देखा जाए तो अब ये श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है? श्रेय, अभी इसको इसी चीज को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज प्लेजेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड and what is pleasant. The wise person will always select what is good, and an ignorant person will select what is pleasant. तो अब हम थोड़ा सा विचार करके देखेंगे, हम अपने जीवन के ऊपर से थोड़ा विचार करके देखें, क्या हम लोग जो अच्छा है वो चुनते हैं या जो प्लेजेंट है वो चुनते हैं? थोड़ा सा विचार करके देखेंगे। अगर थोड़ा भी गहराई से विचार करेंगे तो हमको पता चलेगा वी ऑलवेज गो फॉर व्हाट इज प्लेजेंट। जो प्रेयस है, जो प्रिय लगता है, जो हमको प्रिय लगता है, प्रिय प्रिय क्या लगता है? हमको प्रिय क्या लगता है? जो सुख देता है, जो जो हमको प्लेजेंट मतलब सुख देने वाला, जो हमको अच्छा लगता है। तो हम हमेशा उसी चीज का चुनाव करते हैं जो हमको अच्छी लगती है। लेकिन जो चीज अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी है क्या, यही फर्क बताने के लिए ये हम बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति प्रेयस चुनता है, श्रेयस चुनता है। क्यों श्रेयस चुनता है? तो वो आगे का विचार करके देखता है कि ये जो चॉइस है, इसको मैं अगर चूज करूं तो इससे आगे जाके मेरा भला होगा क्या कि नहीं भला होगा, कि आगे रुकावटें आएगी। इसका वो विवेकपूर्ण विचार करता है। तो छोटी छोटी, अब ये जो है ये हमारे जीवन के हर क्षण में अप्लीकेबल प्रिंसिपल है। गहराई से थोड़ा विचार करना इसके ऊपर। हर, क्योंकि क्या है, हमारे जीवन का हर क्षण एक निर्णय का क्षण होता है। अभी भी आप जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं जो बात कर रहा हूं, हम लोगों ने निर्णय लिया है, तभी हम लोग ये क्लास में हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। तो हर क्षण हमारा कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है।
तो निर्णय का आधार क्या होना चाहिए? श्रेयस होना चाहिए कि प्रेयस होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम प्रेयस को आधार बनाएँगे तो हम आगे जाके हमेशा दुःख का सामना करेंगे। तो प्रेयस उदाहरण के तौर पे अगर हमसे प्रेयस क्या है? सब अच्छी चीज़ें अच्छी लगने वाली चीज़ें प्रेयस है। खाना खाने बैठे तो मीठा अच्छा लगता है। मीठा अच्छा लगता है तो ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है हमको सबको पता है। हम लोग आसन के बारे में सोचते हैं, कल से एकदम पक्का डिसिप्लिन, कल से रोज़ आसन करूँगा, कल से रोज़ व्यायाम करूँगा, कल से रोज़ वॉकिंग के लिए जाऊँगा, कल से खाना कम खाऊँगा, कल से ये करूँगा, कल से वो करूँगा। अब वो मैंने उदाहरण दिया था कि सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, नींद खुली, तो सोचा था कि आसन करेंगे, लेकिन अभी ठंडी है, तो थोड़ा-सा बेड में सोने को अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है बेड में सोने को तो ये क्या है? प्रेयस है। और श्रेयस क्या रहेगा? बेड से उठना और काम करना, बेड से उठना और आसन करना, ये प्रेयस रहेगा। तो इस प्रकार से कितनी सारी चॉइसेस हमारे सामने दिन भर में रहती है। तो साधारण तौर पे सामान्य व्यक्ति, हम लोगों के जैसा व्यक्ति जो है, वो प्रेयस ही चुनता है, जो अच्छा लगता है वही चुनता है। इट इज़ अ प्लेजेंट, आई लाइक इट। हमारा जस्टिफिकेशन क्या रहता है? आई लाइक इट सो आई डू इट। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है मतलब वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ये विचार करना चाहिए। अब सुबह नींद से उठ के शरीर को कष्ट देके तकलीफ है ये। श्रेयस में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो तकलीफ हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि आगे जाके उसमें हमारा भला है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन डिसिप्लिन में आएगा, हमारी भावनाएँ नियंत्रण में रहेंगी। तो इस प्रकार से अगर हम गहराई से विचार करेंगे, अब ये बहुत बड़ी बात जो है, यही यही विवेक चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर जो है, वो इसी बात की है कि हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। वी आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स। जो सेंसरी अट्रैक्शंस हैं, जो प्लेजर्स हैं, जो हमको आनंद देते हैं, उन चीज़ों के पीछे हम दौड़े पड़ते हैं। हम रात को समझो अभी प्रेस लगने वाली बात, दोस्तों के साथ शाम को पार्टी किया, कितना एक्साइटिंग है। लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा है क्या? और पार्टी एक आध बार महीने में 1 बार किया तो ठीक है। लेकिन कई आदमी तो बोलते हैं कि हमको हफ्ते में 2-3 दिन पार्टी करनी है। अब रोज़ रात को अगर आदमी पार्टी करेगा, पार्टी में खाना कैसा खाएगा? सब गरिष्ठ खाना खाएगा, हेवी खाना खाएगा, पेट पे लोड आएगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, लेट सोएगा, उसकी वजह से डाइजेशन पे प्रॉब्लम। ये लाइफ़स्टाइल कितने दिन आदमी मेंटेन कर पाएगा? एक्साइटिंग तो है, बहुत एक्साइटिंग है, अट्रैक्टिव लगता है। हम लोग तो बोलते हैं आई एम एन्जॉयिंग लाइफ। येस, वी आर एन्जॉयिंग लाइफ बट वेयर इट इज़ लीडिंग? छोटी-सी बात है। लेकिन अगर ये लाइफ़स्टाइल अगर हम कंटिन्यू करें, तो हम कितने दिन कंटिन्यू कर पाएँगे? और शरीर में आगे जाके सामर्थ्य रहने वाला है क्या कि वो उसको कंटिन्यूअसली जीवन तो ऐसे जीना है कि हम 70 के हो जाएँ, 80 के हो जाएँ, 90 के हो जाएँ, तो भी हमारे सेंसेस सही काम करने चाहिए, हमारा शरीर सही काम करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक एकदम सामर्थ्य के हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गलत जो जीवन की पद्धति है, और गलत जीवन की पद्धति वही है कि जिसमें हम लोग श्रेयस को छोड़ के प्रेयस को चुनते जाते हैं। तो अच्छी लगती है चीज़ें, प्लेज़ेंट लगती हैं, लेकिन ये प्लेज़ेंट चीज़ों के पीछे भागने में विचार नहीं रहता है। अगर विचार करेंगे तो विवेक आएगा। विचार करेंगे ठीक है, ये करना चाहिए कि नहीं करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो क्या होगा? तो कभी-कभी जब ये चॉइस आती है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुझे करना चाहिए। यही अभ्यास है, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। योग के हिसाब से सही-गलत का निर्णय, नित्य-अनित्य का निर्णय, श्रेयस-प्रेयस का, या सुख और दुःख, आगे जाके सुख, आगे जाके दुःख। इसको आगे अगर हम देख पाते हैं कि आगे दुःख ही दुःख है, तो वो ऐसी चीज़ करना नहीं है। और ये एक सामर्थ्यवान जो व्यक्ति है, जो विचारवान व्यक्ति है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को अच्छा रखे। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो इस प्रकार का विवेकपूर्ण निर्णय ले और श्रेयस का ही चुनाव करे। अब श्रेयस में थोड़ा डिसिप्लिन है, सब विचार करने का। अब उसमें क्या होता है, श्रेयस में न केवल हमारा भला है, लेकिन हमारे आजू-बाजू जो भी है, सबका भला होता है। वो भी श्रेयस के भाग है। और अल्टीमेट श्रेयस तो जिसको बोलते हैं कि वो तो कैवल्य है, मुक्ति, मोक्ष। तो हम लोग समझो, हम लोगों में अभी तक वो वैराग्य नहीं है। हम लोगों में अभी तक वो इच्छा नहीं जागी है कि हमको मुक्त होना है, या मुक्ति पानी है, या मोक्ष पाना है। लेकिन हमको अपना जीवन तो अच्छा करना है। कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो चाहेगा कि मेरा जीवन अच्छा नहीं हो?
क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक मिनट के लिए हम अपने आप को पूछेंगे, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? उसका पर्पस क्या है? कहीं न कहीं हम सुखी होना चाहते हैं। ये सबका सब 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 व्यक्ति खुशी ढूँढ रहे हैं, सब व्यक्ति आनंद ढूँढ रहे हैं, सब व्यक्ति प्रसन्नता ढूँढ रहे हैं, सब व्यक्ति सुख ढूँढ रहे हैं। तो ये सुख कहाँ से आएगा? अगर हम हमारे निर्णय ही गलत हो जाएँगे, तो आगे जाके तो दुःख आने ही वाला है। तो आगे के सुख के लिए भी विवेक करना ज़रूरी है कि कौन-सी चीज़ें करने से सतत एक मनस्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से जब ये विवेक करते हैं, अब सोच के देखिए, कितनी बड़ी बढ़िया बात कठोपनिषद में कही है। अब ये अ, शायद वेस्टर्न वर्ल्ड को 2500-3000 साल लगे, वहाँ पे एक व्यक्ति ने ढूँढा इस बात को, श्रेयस और प्रेयस के कांसेप्ट को। कैसे ढूँढा? 100 साल पहले एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वो मनोवैज्ञानिक क्या बोलता है? वो यही बात बोलता है जो कठोपनिषद, मुझे तो डाउट आता है कि उसको ये अपने आप सूझा नहीं रहेगा, उसने कठोपनिषद पढ़ा रहेगा तभी उसको सूझा रहेगा। वो क्या बोलता है? लाइफ is a sequence of choices we make every moment. See, every moment we are making choices. अभी समय है हमारे पास, तो टीवी देखूं कि कुछ पढूं, घर का काम करूं या कुछ घूमने जाऊं। हर क्षण में कोई ना कोई निर्णय हमको लेना रहता है, क्योंकि समय का 24 घंटे हमारे पास समय है। उसका समय का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, इसका निर्णय करना है। और कोई व्यक्ति आ गया, उससे बात कितनी देर करनी है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ आ गई, उसमें कितनी देर अपने आप को लगाना है। अब टीवी देखने में मोबाइल का तो ऐसा है कि अगर वो रील देखना चालू कर दिया, तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। सडनली रियलाइज़ होता है, अरे बाप रे! 10 बजे चालू किया, साढ़े 10 बज गए, पता ही नहीं चला। तो रील देखते-देखते आधा पौना घंटा निकल जाता है। तो ये इस प्रकार से मतलब बहुत सारे निर्णय हम लोग हर क्षण कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है, पीपल हू मेड चॉइसेस, राइट चॉइसेस, दे लिव अ बेटर लाइफ। पीपल हू मेक रॉन्ग चॉइसेस, दे लिव अ बैड लाइफ और अ सैड लाइफ। तो उसने उनको ये जो श्रेयस और प्रेयस को वो साइकोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है मालूम है? ही सेज लाइफ इज अ सीक्वेंस ऑफ choices we make. If we make progressive choices, then we thrive and we grow and we evolve and we become strong. If we make regressive choices, then we suffer, then we feel weak. तो जो श्रेयस है उसको वो बोलता है प्रोग्रेसिव चॉइसेस, और जो प्रेयस है उसको वो बोलता है रिग्रेसिव चॉइसेस। तो वो बोलता है कि अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो हमेशा प्रोग्रेसिव चॉइस करना सीखो। हो सकता है कि प्रोग्रेसिव चॉइसेस में थोड़ा कष्ट हो, ऐसा लगे कि इसमें डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन हमेशा कष्टकारी रहता है। जब कोई हमको डिसिप्लिन में जीने को बोलता है तो हमको वो बहुत एंटेगोनिज्म रहता है, उसमें बहुत प्रकार का क्या बोलते हैं प्रतिरोध रहता है उसमें। ठीक है, हमको डिसिप्लिन पसंद नहीं, हमको मुक्त और स्वच्छंद रहना है। लेकिन डिसिप्लिन में रहने से जो फायदा हो सकता है वो हम देख नहीं पाते। तो ये जो बोलता है कि प्रोग्रेसिव, और बोलता है संसार में बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के विचार रखते हैं, जो प्रोग्रेसिव चॉइसेस। तो हर हर निर्णय करने के समय पे अगर ये आदमी आदत बना ले, ये विवेकपूर्ण निर्णय करेंगे कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इससे मेरा भला होगा क्या, इसमें आगे जाके कुछ नुकसान हो सकता है। इस प्रकार का निर्णय अगर शुरुआत में डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हम तो हैबिचुअली अब आप सोच के देखिए कि जिसको मीठा पसंद है उसके सामने 3-4 चीज़ें खाने की पड़ी हुई है, तो वो कौन-सी चीज़ चुनेगा? तो विवेक से तो नहीं चुनने वाला है, वो तो अपने जो टेस्ट बर्ड है उसके आधार पे ही चुनने वाला है। जो जीभ को अच्छा लगता है वही चुनता है, मसालेदार चीज़ें या वैसे ही। और आप जाते हैं, सलाद पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी नॉन नॉन मसाले वाली चीज़ें पड़ी हुई है, और दूसरी जगह पे मसाले वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें और सब पड़ी हुई है, तो नॉर्मली देखेंगे गर्दी कहाँ पे रहेगी, भीड़ कहाँ रहेगी? जो मीठी चीज़ें हैं, जो मसाले वाली चीज़ें हैं, सादी चीज़ों की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन शरीर के लिए कौन-सी अच्छी है? ये मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ों में ये जो सिद्धांत है, हम लोग जो ये सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, तो सूत्र डिस्कस करने का पर्पस ही यही है, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे यही सिखाया कि इतने बड़े शास्त्र को पढ़ना
और शास्त्र को केवल शास्त्र के लेवल पे रखना और इंटेलेक्चुअली लोगों के साथ बात करना, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये जो शास्त्र है, इसका जीवन के साथ क्या संबंध है? हमारे रोजमर्रा के अनुभव के साथ में उसका क्या संबंध है? इसको देखना ज़रूरी है। और हमारे रोज के जीवन में अगर ये शास्त्र मदद नहीं कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ने के, चर्चा चर्चा करने का, चिंतन करने का। इंटेलेक्चुअली तो हम बहुत कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। लोग फ़िल्मों के बारे में डिस्कस करते हैं, लोगों की एक्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। लोग पता नहीं कौन से टॉपिक पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका तो हमारे जीवन के साथ में तो कुछ संबंध नहीं आता है। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती है, लेकिन जब हमको रोजमर्रा के जीवन में जो निर्णय लेने हैं, जो अनुभव लेने हैं, उसके साथ में वो जुड़ नहीं पाता है। तो योग सूत्रों का अर्थ ही ये है कि हम इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और ये कठोपनिषद, ये योग का भी उपनिषद है। उसमें योग के बारे में बहुत गहरी बातें कही हुई है। योग के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम लोग को सभी उपनिषदों में है, करीब-करीब सभी उपनिषदों में, क्योंकि उपनिषदों की बातें योग सूत्रों में आई हुई हैं। इसीलिए हम इस कठोपनिषद की बात कर रहे हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक जो है, अब्राहम मैस्लो, ये बोलता है कि रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव चॉइसेस में फ़र्क करना सीखो। तो एक ही चीज़ हमको ध्यान में रखना है, हमारा अभ्यास क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं रखनी है। सिर्फ़ इतना रखना है कि कोई मेजर डिसीज़न हो रही है या कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, कुछ डिसाइड करना है, तो मैं ये करूँ या नहीं करूँ? और करूँ तो क्यों करूँ और नहीं करूँ तो क्यों नहीं करूँ? इसका अगर थोड़ा भी विचार करना हमने चालू कर दिया, तो हम योग का अभ्यास कर रहे हैं। सीधी-सी बात है। आसन करते हैं, अब फिर सवाल आएगा कि ठीक है भई, ये विचार करेंगे, लेकिन वो विचार करने की समय ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी मन में शांति होनी चाहिए। कई बार तो हम लोग जल्दी-जल्दी में निर्णय वो ले लेते हैं, तो फिर हमको लगता है अरे! मुझे तो टाइम ही नहीं मिला डिसाइड करने के लिए, समय ही नहीं मिला। तो फिर इस प्रकार की बुद्धि हमेशा कैसे तैयार हो? अब वापस प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब आप आसन करते हैं, अनुभव, अगर आप आसन रेगुलरली कर रहे हैं, तो आप समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। आसन करने के पहले की मनस्थिति कैसी रहती है, थोड़ा विचार करके, थोड़ा रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। और आसन कर लेने के बाद में, सभी आसन पूरे होने के बाद में 1 घंटा जो हम आसन करते हैं, उसके बाद की मनस्थिति कैसी रहती है, इन दोनों में फ़र्क मालूम पड़ेगा हमको। तो जब हम आसन करते हैं, मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो विवेक का इस्तेमाल होता है। अगर उद्विग्नता है, मन में चंचलता है, बहुत सारी दूसरी भावनाएँ हैं, समझो गुस्सा है, चिढ़ है या डर है, ऐसी कोई भी बात अगर हमारे मन में है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, तब हमसे गलतियाँ होती हैं। इसीलिए देखो कितनी बड़ी बात है, पूरे योग का सार हम लोगों की पहली प्रेयर में है। हम जो जो शुरुआत में प्रेयर बोलते हैं, वो प्रेयर में पूरा का पूरा योग का सार आ जाता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संतुलित मन सही निर्णय लेता है। संतुलित मन गलती नहीं करता। संतुलित मन समझता है। तो इस प्रकार का संतुलन मन में लाना ज़रूरी है। तो जो भी करना पड़े, जो भी क्रियाएँ करनी पड़े, ये संतुलन लाने के लिए, वो सभी को अभ्यास कहा जाएगा। पतंजलि ने बोला अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो अभ्यास क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नॉर्मली तो मैं जैसे 2-3 सूत्र जो है वो 1 घंटे में मैं डिस्कस करके खत्म कर देता हूँ। लेकिन हम अभी तक लास्ट टाइम पूरा अभ्यास पे थे और आज भी हम लोग अभ्यास पे हैं। उसका कारण ये है कि अगर इस बात को अगर हमने समझ लिया, इस बात को थोड़ा-सा जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, तो हम लोगों का जीवन पूरा बदल जाएगा और अलग प्रकार की शक्ति, अलग प्रकार का सामर्थ्य हम लोग अपने आप में ला सकते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा समय इसको हम लोग दे रहे हैं। तो आगे अगर देखें, तो जो भी मैंने कहा ना कैसा, पतंजलि ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभ्यास क्या है। क्लासिकली जो सूत्रों में बताया है अभ्यास, आसन है, प्राणायाम है, बंध है, मुद्रा है,
यम है, नियम है, ये सभी अभ्यास है। फिर अगर इससे देखेंगे तो उच्चतम अभ्यास के बारे में पतंजलि ने सूत्र 13 और 14 में अभ्यास के बारे में जो तरीके हैं, समय है, तीव्रता आदि सब बताई है। और आगे हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या क्या अभ्यास हो सकता है, इसकी भी चर्चा की है। ये अभ्यास हमें विवेक की ओर लेके जाएगा। तो योग सूत्रों में तो कई विधियां, तरीके, टेक्निक्स बताई हुई है। अब इनका अभ्यास करने से जो बुद्धि का विकास या विवेक ज्ञान होता है, उसके लिए कौन सी टेक्निक योग सूत्र में आती हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आगे सूत्र 20 में आएगा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये अभ्यास के प्रकार हैं। उसी तरीके से ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू विल ऑफ गॉड, ये आगे हम देखेंगे। उसके बाद में कुछ स्पेशल टेक्निक्स पतंजलि ने बताई है कि जब भी मन विचलित होता है तभी क्या क्या करना चाहिए, कैसे मन को स्थिर किया जाता है, कैसे मन को संतुलित किया जाता है, कैसे मन को एकाग्र किया जाता है, इसकी पूरी टेक्निक्स बताई है। वो आगे हम लोग देखेंगे। उनको कहते हैं परिकर्म। तो सूत्र 33 से लेके सूत्र 39 तक अलग अलग तरीके बताए हैं पतंजलि, क्योंकि योग का अर्थ है करना। योग का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, यही नहीं। योग का अर्थ ही है करना। तो क्या करना है? अभ्यास करना है। तो अभ्यास के कितने सारे प्रकार उन्होंने बताए हैं। उसके आगे फिर वो चैप्टर 2 में आता है क्रिया योग, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये आते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन। यम में भी 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर आसन है। आसन में भी, आसन को भी सही ढंग से करना आना चाहिए। आसन में भी कई बार हम लोगों के निर्णय चुकते हैं, तो आसन किस ढंग से करना है, सही अभ्यास क्या है, प्राणायाम का सही अभ्यास क्या है, ये सब अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है ये शास्त्रीय टेक्निक हो गई। लेकिन ये शास्त्रीय टेक्निक हमेशा तो हम लोग नहीं कर सकते। आसन कितनी देर करेंगे? दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। हालांकि कोई भी करता नहीं है दिन में 2-3 बार। एक बार कर लिया तो बहुत हो गया। कई बार तो आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया तो हम लोग को लगता है अरे मेरा योग हो गया। योग तो 24 घंटे करने वाली चीज है। लेकिन आसन तो कितनी बार करेंगे? समझो एक बार किया, दोपहर को थोड़ा किया, शाम को थोड़ा किया। फिर प्राणायाम है। तो लेकिन इसके अलावा कौन सी मेंटल एटीट्यूड हमको रख के जीना है? तो विवेकपूर्ण मेंटल एटीट्यूड रखने का अभ्यास जो है वो अभ्यास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जैसे अष्टांग योग का मैंने बताया, तो इसमें से जो पहले वाले जो 5 अंग हैं उनको कहते हैं बहिरंग। बहिरंग अष्टांग योग में 8 अंग हैं, 8 भाग हैं उसके। तो पहले वाले जो 5 हैं उनको कहते हैं बहिरंग। तो बहिरंग में कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 है ये बहिरंग में आते हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग में आते हैं। तो अभ्यास, ये जो 5 पहले हैं इनका सतत अभ्यास करना, ये अभ्यास है पतंजलि का। और धारणा, ध्यान, समाधि उसका भी अभ्यास है, वो भी अभ्यास है। लेकिन उसमें वैराग्य की भावना ज्यादा है, क्योंकि वैराग्य के बिना धारणा, ध्यान, समाधि होगी नहीं। तो वैराग्य को हम लोग आगे थोड़ा और गहराई से देखेंगे। अभी तो हम लोगों को अभ्यास के बारे में ही चर्चा करनी है। तो अब हम लोगों के लिए क्या क्या, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए क्या क्या अभ्यास हो सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस पे मन को शांत रखने का अभ्यास, जैसे मैंने अभी रोज की प्रार्थना कही, सुबह अगर हम यही प्रार्थना कर लें, आज पूरा दिन मैं अपने मन को संतुलित रखने का प्रयत्न करूंगा, आज पूरा दिन मैं अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करूंगी और मन को विचलित नहीं होने दूंगी, ये निर्णय अगर हमने कर लिया तो हमारा अभ्यास चालू हो गया। और फिर बहुत ऑकेजन आएगा, क्योंकि कुदरत तो हमको टेस्ट करते रहती है। ट्रेन लेट हो जाएगी, कोई आदमी आके धक्का दे देगा, कोई आदमी कुछ आके गलत बोल जाएगा, कुछ खराब न्यूज़ मिलेगा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई कलीग मिसअंडरस्टैंड करेगा, घर का कोई व्यक्ति मिसअंडरस्टैंड करेगा, घर का कोई व्यक्ति हमको डांट देगा, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है। ये सभी मौके हैं जब हम अभ्यास का पालन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी होता है तो जागरूक हो जाने का, ये हो रहा है, मैं अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगी, आई विल कीप माई बैलेंस। और बिना चिड़े, बिना कुछ रिएक्ट किए मुझे, मैं अच्छे से
क्योंकि यही एक तरीका है जिसपे हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर को बदल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। कोई आपको आके कोई वरदान दे देगा, कोई साधु आके शॉर्टकट बता देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे भ्रम में कभी मत रहना, कोई मिरेकल हो जाएगा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ऐसे भ्रम में कभी भी नहीं रहना। क्योंकि भगवान ने हमको बनाया ही ऐसा है कि जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट होगी, जो कुछ भी हमारा भला होगा, वो अपने स्व प्रयत्न से ही होगा। दूसरा हमको थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन रास्ता दिखा सकता है, मुसीबत के क्षण में थोड़ा सा हमको थोड़ा सा धीर दे सकता है। लेकिन जो काम करना है, जो उन्नति करनी है, वो हमको अपने स्व प्रयत्नों से ही करनी पड़ेगी। ये एकदम एकदम क्लियर रखना है मन में, इसमें कोई भी शंका नहीं रखनी है। हम लोग ऐसा भरोसा नहीं कर सकते। तो भगवान हमको अच्छी बुद्धि देगा। अच्छी बुद्धि क्यों देगा? ताकि हम योग्य निर्णय करके उस मार्ग पे चल सके। ये हम लोग मांग सकते हैं, भगवान से ये मांग मांग सकते हैं कि मेरे को विवेक वाली बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे जो मैं सही गलत का निर्णय कर सकूं। वो हो सकता है, लेकिन काम तो खुद को करना पड़ेगा। तो इसलिए इस दिशा में पूरे दिन में प्रयत्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनली जो हमारे भारतीय परंपरा में पहले से अभ्यास के प्रकार बहुत सारे बताए हुए हैं। तो ध्येय विषय में मन की एकाग्रता का अभ्यास, कई लोग, आपको मालूम नहीं होगा, कई लोग जो है वो जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माला जपते हैं। तो ये जप जो है ये भी अभ्यास है, क्यों? इससे मन की स्थिति बनती है, इससे मन शांत होता है। तो जब भी करना है तो उसको पूरा लगन से करना है, पूरा ध्यान पूर्वक करना है, वो भी अभ्यास है। कई लोग मंत्र जाप करते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कई लोग रामायण पढ़ते हैं, कई महाभारत पढ़ते हैं। तो इनका जो अभ्यास है ये भी अभ्यास के अंतर्गत ही आता है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए सहज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसन, पद्मासन में 1 घंटा बैठे, पद्मासन में 1.5 घंटा बैठे, हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। हम पद्मासन में शायद 5-10 मिनट ही बैठ पाए। लेकिन ये सब चीजें जो बाकी की चीजें हैं उनको तो हम कर ही सकते हैं। तो जप के साथ में ध्यान करने का, या कोई शास्त्र का अध्ययन, जैसे मैंने कहा, नियम बना लेने का, कि जैसे एक नियम हो सकता है कि रोज मैं 5 श्लोक भगवत गीता के पढ़ूंगा, और 5 श्लोक पढ़ने के बाद में थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा, उसका जीवन में क्या महत्व है। बहुत ज्यादा नहीं, इसको कितना देर लगेगी? 10 मिनट लगेंगे, 10 या 12 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। 5 श्लोक पढ़ लिया, तो फिर जब मौका मिले उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चालू किया। या रामायण के समझो 5 पेज रोज पढ़ लूंगा, 10 चौपाई रोज पढ़ लूंगा, ऐसा कोई ये भी अभ्यास हो सकता है। इसके अलावा मन को अक्लिष्ट रखने का अभ्यास, मन को विचलित नहीं होने, नेगेटिव विचार मन में नहीं आना। गुस्सा आता है या चिढ़ आती है, नफरत आती है, मन में क्रोध आता है, क्योंकि ये जब भी ये नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर में आते हैं, वो हमारे शरीर का और मन का नुकसान करते हैं। तो ये भी एक अभ्यास हो सकता है कि अब मैं हमेशा मन को पॉजिटिव रखने का प्रयत्न करूंगा। तो ये भी आदमी निर्णय ले सकता है सुबह उठ के कि आज पूरा दिन मन को पॉजिटिव रखेंगे। और फिर और उच्च दर्जे का अभ्यास जो है आध्यात्मिक अनुभव अभ्यास है, निसंकल्पता का अभ्यास। मन में जो विचार चल रहे हैं, अब आपको पता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप अपने अंदर मन ही मन में बात भी कर रहे हो। ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आपने अपने अंदर मन ही मन में भी बात भी कर रहे हैं, अपने आप के साथ में बात चालू है। तो ये जो अपने आप के साथ में बात चालू है, इसको अगर रोकने का प्रयत्न करेंगे तो इसको कहते हैं निसंकल्पता का अभ्यास। कभी 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 जैसे उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, स्टेशन पे गए, ट्रेन लेट हो गई, तो हम लोग क्या क्या बात करते हैं अपने साथ में? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। ये हम लोग बोल के नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने आप को बोल रहे होते हैं, बैड लक, आई ऑलवेज मिस, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ये निगेटिव बातचीत हम लोग अपने आप के साथ करते हैं। इसको भी रोकना ये भी अभ्यास है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे जीवन का बहुत बड़ा सफलता का दारोमदार इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, हमारे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं।
कभी असफलता होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में हम क्या बोलते हैं अपने आप को? उससे निर्णय होता है कि हम आगे जाके उन्नति कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। जो आदमी असफल होता है, वो हमेशा असफलता की बातें अपने साथ करता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति सफल होने में बहुत मुश्किल पाता है। तो ये भी मतलब अभ्यास का, और मन और शरीर को स्थिर कर, अब जैसे अ, एक व्यक्ति है, उसको बहुत स्ट्रेस होता है, उसके लिए क्या अभ्यास सही रहेगा? शरीर को शांत रखने का, मन को शांत रखने का अभ्यास। किसी का बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ता है मतलब बीपी बढ़ने वाले व्यक्ति का शरीर से बीपी नहीं बढ़ता है, मन में विचार आते हैं, उससे परिणाम होता है शरीर पे, लेकिन क्रिया होती है मन में। तो मन को और शरीर को शांत रखने का अभ्यास। अब योगासन जब भी हम करते हैं, योगासन करने के बाद में शवासन करते हैं। आप दिन में अगर 2-3 बार शवासन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर और मन एकदम से शांत हो जाता है। और ये मन को और शरीर को शांत रखने का बहुत आसान हम लोगों को तरीका मिल जाता है। तो विचलित नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, शरीर को बहुत ही डिस्टर्ब, जो बीपी बढ़ने जैसा कोई विचार मन में नहीं लाएँगे। मौन करते हैं, कई लोग मौन का अभ्यास करते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हमारे अभ्यास के अंदर अंडर में आ जाती हैं। लेकिन और एक बहुत अच्छी बात, मेरे मेरे टीचर डॉक्टर जयदेव, आपने शायद उनके बारे में सुना भी होगा और शायद कुछ पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो डॉक्टर जयदेव हमेशा बोलते थे कि सबसे आसान शुरुआत हम लोग अभ्यास की कैसे करें? सामान्य व्यक्ति, हम लोग कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हम अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? एक हेल्दी रूटीन बनाना, रूटीन से जीवन जीने का, रोज का एक रूटीन, फिक्स रूटीन कर लेने का कि ये चीजें मैं मुझे करनी है। अब उसमें फेरबदल भी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखने का उसमें, क्योंकि कई बार परिस्थितियों की वजह से नहीं होता है रूटीन। लेकिन जितना हो सके अगर हम एक हेल्दी रूटीन बना के जीवन को जीने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। तो ये जो हेल्दी रूटीन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो हेल्दी रूटीन्स के बारे में मतलब ये बोल सकते हैं कि हम जैसे घर में रहते हैं, हमारे घर की दीवारें जैसी हमारी सुरक्षा करती हैं बाहर की दुनिया से, उसी तरीके से हमारे हेल्दी रूटीन हमारे मन की सुरक्षा कर सकते हैं। हेल्दी रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी रूटीन का अभ्यास हम शुरू कर सकते हैं। अब ये सब होने के बाद में कोई बोलेगा कि इसका परिणाम कैसे, कब होगा? तो मैंने जैसे बताया कि पतंजलि ने बहुत डिटेल में सूत्र 13वां और 14वां, ये दोनों अभ्यास से रिलेटेड सूत्र हैं। तो 13वें सूत्र में क्या बोलते हैं पतंजलि? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। पिछला सूत्र कौन सा था? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। और 13वें सूत्र में क्या बोल रहे हैं? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। वहां पे स्थिति पाने का, अभ्यास में स्थिति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब सतत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये स्थिति शब्द जो यहाँ पे आया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, इन दोनों में स्थिति का प्रयत्न जो है वो अभ्यास है। अभ्यास बताए गए तरीके या विधि से प्रयत्न पूर्वक करना है। स्थिति, ये जो सूत्र में शब्द आया तत्र स्थितो, स्थितो मतलब स्थिति प्राप्त करना, एक उसमें फॉर्म एस्टैब्लिश हो जाना। अब कुछ दिनों तक हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज अगर हमने लंबे समय तक की है, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर सेकेंड नेचर। एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज होने लगता है। तो जब सहज होने लगता है, इसका मतलब क्या? हमने स्थिति पा ली। अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी सबको समझ में आ रही है, लेकिन आप सोच के देखिए, जब हिंदी सीख रहे थे, क ख ग सीख रहे थे, तो कितना प्रयत्न था, कितनी बार क लिखा, ख लिखा। आज हमको स्वाभाविक ही सभी शब्द समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इसका अभ्यास हो गया है। इसका अभ्यास हो गया, इसलिए ऐसी स्थिति आ गई है कि हम एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में प्रयत्न, छोटे बच्चा छोटा बच्चा इन्फेंट चलना चालू करता है, कितनी बार गिरता है? 1000 बार गिरता है। हम भूल गए हैं, अभी तो हम दौड़ लगा रहे हैं, अभी हम चलते हैं तो हमको हमने कभी हमको
हम भूल गए कि हमने कितने ठोकरें खाई है चलना सीखने के लिए, लेकिन वो प्रयत्न किया था इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अभ्यास की स्थिति है। अभ्यास जब नियमित रूप से करेंगे, प्रयत्न पूर्वक लगातार करेंगे, तो आगे जाके हम वो स्थिति में आ जाएंगे व्हेन इट विल बिकम अ सेकंड नेचर। आसन करने के बारे में भी शुरू शुरू में हमको स्ट्रगल लगता है कि आसन कैसे, क्लमजी होता है, मसल्स काम नहीं करती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। अगर रोज करेंगे, वी विल बिकम गुड इन अभ्यास, विल बिकम गुड इन आसन। और आसन फिर ऐसे होने लगा कि कुछ दिनों के बाद में तो मैंने बहुत सारे देखे हैं कि कोई शुरू शुरू में आता है बिल्कुल ही नहीं कर पाता है, बाद में इतना अच्छा हो जाता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर देता है। तो पब्लिक के सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी चालू हो जाता है, इतनी इसमें स्किल आ जाती है। ये स्किल कहाँ से आई? अभ्यास से आती है। तो ये स्थिति पाने का जो प्रयत्न है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्थिति, ये शब्द योग का विशिष्ट अर्थ से युक्त शब्द है। स्थिति का अर्थ है चित्ती की वृत्ति शून्य प्रशांत अवस्था। जो वृत्ति शून्यता की बात कर रहे हैं वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन वो आगे की बात को समझना पड़ेगा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तन्निरोध मतलब वृत्तियों का निरोध का। तब मन कौन सी स्थिति में रहेगा? मन एकदम प्रशांत अवस्था में रहेगा, बिना डिस्टर्बेंस के मन स्थिति में चले जाएगा। वो हाईएस्ट अवस्था है। लेकिन इस दिशा में हम जितना भी प्रयत्न करेंगे उतना हमारी मन की स्थिति अच्छी बनती जाएगी। तो जब तक स्थिति प्राप्त न हो तब तक यत्न या प्रयत्न द्वारा अभ्यास करते रहना ही वास्तविक अभ्यास है। सफलता मिलने तक अभ्यास जारी रखना है, उसको रोकना नहीं है। पुनः पुनः प्रयास करना आवश्यक है। तो हठयोग प्रदीपिका जो है दूसरा ग्रंथ है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अभ्यास कैसे करना है। बहुत उत्साह के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ। तो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये सब फैक्टर्स जो है जो हमारे अभ्यास में मदद करते हैं। बहुत उत्साह से अभ्यास करना चाहिए। अब उत्साह से अभ्यास का अर्थ क्या है? जैसे मुझे मुझे मालूम नहीं आप लोगों को ये क्लास कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बात नहीं की है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि मैं जब ये सूत्र सीख रहा था, मेरे टीचर मुझे सिखाते थे, तो हर शनिवार को क्लास रहता था। तो ये शनिवार का क्लास होने के बाद में अगला शनिवार होने तक मैं एकदम तीव्रता से राह देखता था कि कब शनिवार आए और कब मैं दूसरा सूत्र सीखूं। ये जो है ये उत्साह, मतलब मैंने इसका अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं राह देखते रहता था। और फिर मुझे मुझे उन्होंने मेरे टीचर ने परमिशन दी थी। सबको परमिशन नहीं देते थे सूत्र सीखने के लिए, क्योंकि क्लास सभी लोगों को सूत्र सीखने रहते थे और क्लास में संख्या उन दिनों 30-40 लोग क्लास में हुआ करते थे। तो अगर सभी को परमिशन देंगे तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जगह कम पड़ेगी। तो सभी को वो परमिशन भी नहीं देते थे, तो मुझे परमिशन उन्होंने दिया। और मुझे परमिशन दे के कंडीशन रखा कि जब कभी तुम क्लास में आओगे तो जो सूत्र डिस्कस होने वाला है उसकी पूरी तैयारी करके तुम आओगे। अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं तो तुम जवाब देना चाहिए। ये कंडीशन उन्होंने मेरे सामने रखी और मैं वो पूरी पूरी करता था। पूरे वीक के दौरान, सप्ताह के दौरान मैं 3-4 घंटा सूत्र का अभ्यास करता था। फिर ये विचार करता था इसमें कौन से सवाल पूछ सकते हैं, इसमें क्या क्या, उस सब तैयारी करके मैं सूत्र क्लास अटेंड करने जाता था। तो ये एक उत्साह का मैं उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसी तरीके से हम लोग जब भी आप सोच के देखिए कि अभी अगर आपको कुछ फ्रेंड्स लोग फोन करें और बोले कि चलो आज डिनर के लिए चलते हैं, तो हाउ एक्साइटेड यू विल बी। आपके एकदम फेवरेट आपके दोस्त लोग आपको फोन कर रहे हैं और बोलते हैं चलो डिनर के लिए आ जाओ। यू फील सो एक्साइटेड, यू आर इन हरी टू गो, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, जल्दी जल्दी। मन में बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। क्या ऐसी एक्साइटमेंट आसन करते टाइम पे आती है क्या? क्या कभी आज आज मैं अभी 1 घंटे के बाद में मैं आसन करने वाला हूँ, ऐसी एक्साइटमेंट पार्टी की एक्साइटमेंट जैसी आती है क्या? ये कभी आएगी जब उसका फायदा मालूम पड़ेगा, जब उसमें रस आएगा, जब उसमें। ये कैसे आएगा रस? अभ्यास से आएगा, बिना अभ्यास के नहीं आएगा। तो सही चीजों में रस लेने के लिए भी उसका अभ्यास करके वैसी मनोस्थिति बनानी पड़ेगी। ये लंबा काम है, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एट स्टेक। What is at stake when we are learning yoga, when we are discussing all this?
व्हाट इज पॉसिबल फॉर अस, वो हम लोग को, इसकी हमारी संभावनाएं क्या है, इसको हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो इस ढंग से अभ्यास करना है। और स्थिति जब तक नहीं हो जाए, अब वो मैं ऐसे अभ्यास के बारे में चिंतन मनन कर रहा था, तो मैंने कहा जैसे ठीक है, थ्योरेटिकल जानकारी दे दिया, शास्त्रीय जानकारी, शास्त्रों में ऐसा कहा है, पतंजलि ने ऐसा बोला, ये तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम विचार करते हैं, तो मैं जब अभ्यास का सूत्र, अभी अभी आपको जैसे आश्चर्य होगा कि अभी अगले अगले हफ्ते मुझे अगर वैराग्य का सूत्र लेना है, तो मुझे तो नॉलेज है, अभी भी मैं वैराग्य का सूत्र ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो सूत्र लेने के पहले तैयारी करूंगा, उसके बारे में विचार करूंगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अनइम्पॉर्टेंट है। अगर वो शास्त्री है तो भी अगर उसका उपयोग नहीं है तो वो बोलना है कि नहीं बोलना है, तो इसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस ढंग से अभ्यास जो है वो लंबे समय तक, हम किसी भी चीज में महारत पाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। अभ्यास, प्रयत्न करना पड़ेगा और अपने को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो अभी ऐसे ही कुछ तैयारी कर रहा था, अभ्यास के बारे में विचार कर रहा था, तो अचानक से एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा। तो वीडियो में कौन सी बात थी, अभ्यास की कोई बात चल रही थी। तो जापान में एक जैन मोनास्ट्री है। वो जैन मोनास्ट्री जो है वो 780-81 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। और वो मोनास्ट्री की विशेषता क्या है, ऐसी बहुत मोनास्ट्री है जापान में, जैन जैन मेडिटेशन वाले, जो जैन सिस्टम वाले हैं बहुत हैं। और भारत में भी ऐसे बहुत है, भारत में बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे जो आश्रम के निवासी है वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, और ये उनका जो भी क्रिया मेडिटेशन है, जैसे इवन अभी हम विपश्यना की बात करें, तो विपश्यना में भी अगर आप कभी गए हो, आप, तो वहां पे भी नियम से समय पे उठ के परंपरा है। तो जो व्यक्ति आश्रम में रहता है, तो वो एक जैन मेडिटेशन का जो सेंटर है, उसमें पिछले 781 साल से जो मॉन्क्स है वो सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं। और ये परंपरा 781 साल से बनी हुई है, टूटी नहीं है। मतलब वहां पे जो मॉन्क रहते रहेंगे वो कितना डिसिप्लिन में रहते होंगे, कितना उनका अभ्यास रहेगा। और उसको कंपैरिजन करेगा, अगर हम अपने साथ कंपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उनका 10वां हिस्सा भी हम लोग अभ्यास कर पाते होंगे। ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा आइडियल है, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी चीजें भारत के, मतलब योग की परंपरा में बहुत सारे आश्रम भारत में आप जाएंगे तो यही डिसिप्लिन है। 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, उठ के प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, फिर काम काज करना, साफ सफाई करना, ये सब रूटीन, और सालों साल ये रूटीन चलता है। जब सालों साल ये रूटीन रहता है तो मन कितना नियंत्रण में आ जाता है, मन कितना शांत हो जाता है। ये थोड़ा सा अभ्यास के विषय में है। और अभी मतलब आगे का सूत्र भी इसके बारे में और बात करता है कि 14वां जो सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल, अभ्यास को कितना करना है, ये मैंने क्यों बात कही, मोनास्ट्री की बात क्यों कही, दीर्घ काल तक करना है। ऐसा नहीं कि 5 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, 1 महीना किया, 2 दिन 2 महीना नहीं किया। योग के बारे में अक्सर ऐसा होता है, हम लोग योग चालू करते हैं, फिर 1 महीना करके छूट जाता है। कई लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, छूट जाता है, जिम में जाते हैं, छूट जाता है। सतत अभ्यास नहीं होता है, दीर्घ काल तक नहीं होता है। और फिर हम लोग कंप्लेंट करते हैं, अरे मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, ये इतना बीच में छूट गया, तो अब छूट ही गया है, शुरू करने में मुश्किल हो रहा है। तो बाद में हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं कि एक बार छूट गया तो फिर गैप आ गई, तो फिर वापस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो सूत्र बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दीर्घ काल तक इसको अभ्यास को करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एम्बिशंस नहीं रखने का। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मन में थोड़ा उत्साह आ जाएगा कि ठीक है अभी कल से चालू करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि उतना ही चबाना, उतना ही काटना है जितना चबा सके, उतना ही काटना है। तो ज्यादा बड़ा ये लेंगे तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा अब कल से 1 घंटा ये करूंगा, 2 घंटा ये करूंगा, नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे से होने योग्य है ऐसे अभ्यास को चुने
भले वो कम समय हो, भले वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, ऐसा ही कोई चुने और उसको लेकिन सतत अभ्यास करें। मेडिटेशन में भी जो मिरेकल्स होते हैं, वो मिरेकल्स आसानी से नहीं होते। जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करता है, तब उसको उसके फल मिलते हैं। तब उसको उसका जो उसमें जो छिपे हुए जो अच्छी बातें हैं, वो उसके सामने आती हैं और वो उसमें सामर्थ्य आता है। उसी तरीके से अभ्यास को दीर्घ काल तक करना, निरंतरता से करना है। लंबे समय तक करना है और निरंतरता से करना है। इसका मतलब निरंतर से करना है मतलब क्या? अभ्यास को बदलना नहीं है। कई बार आदमी अभ्यास बदल देता है। आज ये करेगा, उगता गया, दूसरा कल करेगा, परसों तीसरा करेगा। He gets attracted to so many things. तो things will not work. One has to take and sustain it. निरंतरता के साथ में उसको करते रहना है। आप अगर एक आसन लेके निरंतरता से वो अभ्यास करेंगे, तो 6-8 महीने में आपको पता चलेगा कि वो आसन आपको क्या-क्या दे सकता है। एक ही कोई भी एक आसन सेलेक्ट कर लीजिए, उसका रोज अभ्यास कीजिए और देखिए 6 महीने करने के बाद में वो आसन आपको क्या परिणाम देता है, आसन में क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो निरंतरता है ये बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में सत्कारा सेवितो ये ये बहुत बड़ा विषय है। ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन में जिस जिस चीज़ के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी भावना क्या है? अगर हम लोग ऐसे ही कैजुअली कर रहे हैं, अरे करके देखते हैं, फ़ायदा होगा कि नहीं देखते हैं। जैसे हम अक्सर करते हैं, कहीं कुछ सुना यहाँ पे है, चलो देखते हैं। कौतूहल रहता है। एक साधारण सी हम लोगों को एक मन में ये रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी से कोई चीज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। विश्वास के साथ करेंगे, आदर के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो फ़ायदा होगा। अभी आप लोगों को एक छोटी-सी बात बोलता हूँ। मैं जो भी आप लोगों को कह रहा हूँ, आप में से हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है, उसको इसके अलग-अलग परिणाम मिलेंगे, उसको इसकी अलग-अलग समझ होगी। और ये समझ कहाँ से आएगी? हमारी अपनी मनस्थिति से आएगी। आपकी जैसी मन की स्थिति रहेगी, वैसे आपको समझ आएगी। शब्द तो मैं सभी के लिए वही वापर रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप सोच के देखिए कि एक आसन का क्लास चल रहा है, 50 स्टूडेंट हैं, टीचर एक आसन सिखा रहा है, मेडिटेशन आसन सिखा रहा है। आसन करने के बाद में 50 लोगों से पूछा गया कि आपको क्या-क्या अनुभव आया? 50 लोग अलग-अलग बातें बताएँगे। ये क्यों अलग-अलग बातें होगी? उनके मन में जो है उसके आधार पे उनको अनुभव आएगा। तो ये जो है सत्कारा सेवित, अगर श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो फल होगा। तो योग ऐसा विषय है, उसमें श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं देगा। कोई भी चीज़ जो जिस चीज़ में हमारा यकीन नहीं है, उस चीज़ में हमारे एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं होते हैं। अगर श्रद्धा है तो ही फ्रूटफुल होता है। मंदिर जाना हो या किसी व्यक्ति में विश्वास है, कोई सिस्टम में विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो वो सिस्टम बराबर काम नहीं करता है। तो हमको चेक करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमको कितनी इच्छा है करने की और उसको उसके प्रति आदर है कि नहीं। और एक बात समझ समझ लीजिए कि जहाँ पे आदर और श्रद्धा है, वहाँ पे हर चीज़ काम करती है। जहाँ पे आदर और श्रद्धा नहीं है, वहाँ कुछ भी काम नहीं करता है। तो अभ्यास के प्रति आदर है क्या? अभ्यास के प्रति अगर अगर आदर है तो अभ्यास सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि अगर श्रद्धापूर्वक हम कोई चीज़ करेंगे तो उसका फल मिलना ही मिलना है। उसको कोई नहीं रोक सकता। और यही यही श्रद्धा जो है, इसको आगे हम गहराई से देखेंगे सूत्र 20 में। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। तब हम श्रद्धा के बारे में और बात करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लेना है कि ये श्रद्धा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जो 14वां सूत्र है, वो यही बोल रहा है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास में दृढ़ता कैसे पहले तो बोल दिया स्थिति। मैंने बताया ना, पतंजलि की स्टाइल है वो, जो टॉप है उसको पहले लेके जाता है। स्थिति प्राप्त करो, लेकिन स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले तो दृढ़ता आनी चाहिए। तो दृढ़ता कहाँ से आएगी और दृढ़ता कैसे आएगी, वो फिर अगले सूत्र में बता रहे हैं कि दीर्घ काल तक करेंगे, निरंतर करेंगे और सत्कार के साथ करेंगे तो दृढ़ता आएगी। तो ये अभी दृढ़ता की बात
ये सूत्र में आ गई। तो ये सब चीजें हैं। अब बहुत और ऐसे तो बातें करें तो और भी बहुत सारी अभ्यास के बारे में और एक सेशन ले सकते हैं, पर मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत डिटेल में अभ्यास को कवर किया है। तो 12वां 13वां 14वां सूत्र जो है, ये सभी का सार हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले बार हम लोग देखेंगे कि वैराग्य क्या है। सूत्र 15 और 16वां ये वैराग्य से है रिलेटेड। तो 12वें सूत्र में अभ्यास वैराग्य बोल दिया, फिर 13वें 14वें सूत्र में अभ्यास क्या है इसके बारे में विस्तार बताया, और फिर 15वें 16वें सूत्र में वैराग्य क्या है। वैराग्य शब्द भी हम लोग को थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन डरावना नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है वो भी। अगर उसको समझेंगे तो बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल है। तो अब अगर कोई सवाल है या कुछ, हालांकि स्कोप कम है लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल हैं तो वी कैन डिस्कस। सर जस्ट अ कैजुअल क्वेश्चन। या मतलब अगर जैसे अभ्यास करते करते कभी कभी फिजिकल लिमिटेशंस आ जाते हैं, राइट? व्हेन यू मेंटली वांट टू डू इट, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, बट फिजिकली यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, तब वो ब्रेक आ जाता है। मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आसनास ओनली। कभी कभी होता है या कि बहुत बॉडी सोर हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो वो। डजंट मैटर, यू हैव टू चेक दैट वेदर योर मेंटल एटीट्यूड इज देयर और नॉट। ओके। और वो राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ में एक एक आसन भी कर लिया ना, या तो जैसे मेरे गुरुजी बोलते थे कि ऐसा ऐसे समय पे जब फिजिकल लिमिटेशन आए तो आप अपने चटाई को छू लो, चटाई को छू लो, आपका अभ्यास हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका इंटेंशन है करने का, लेकिन फिजिकल लिमिटेशंस है, नहीं कर पा रहे हैं, इट विल नॉट हार्म, इट विल स्टिल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अभ्यास, इट विल बी कंसिडर्ड एज अभ्यास। विचार करेंगे थोड़ा अभ्यास के बारे में, कहाँ कहाँ इसको ला सकते हैं। एक वीक का समय है, फिर अगले हफ्ते हम लोग वैराग्य देखेंगे। ठीक है, वी लीव इट हियर। नमस्ते एवरीवन।